तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम टारगेट पर। अभी तक हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में कुछ डेफिनेशन देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी देखे थे जिन्हें इंडेक्स प्रॉपर्टीज के नाम से जाना जाता है। तो हम आज उन्हें ही कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हमारी क्या क्या थी, जैसे वाटर रेशियो था, वाटर कंटेंट था, पोरोसिटी थी, ये सब चीजें थी वाटर। तो आज इनमें जो हमारा सबसे पहला है वो है क्या, वाटर कंटेंट। तो हम वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसी को पढ़ेंगे। ये हमारा एक नया चैप्टर है, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टीज। तो डिटर्मिनेशन करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज का, उसमें सबसे पहला हमारा क्या है, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को ज्ञात करने के कुल यहाँ पर हमने 7 मेथड लिखे हैं। इसमें से कुछ हैं जो लैब में किए जाते हैं, कुछ है जो फील्ड में किए जाते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो वाटर कंटेंट ज्ञात करने के लिए जो 7 मेथड है, इनमें हमारा सबसे पहला जो आता है, क्या आता है, ओवन ड्राइंग मेथड। अब देखिए ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में देखते हैं। ओवन ड्राइंग का मतलब है कि ओवन के सहायता से किया जाएगा, जैसा कि इसके नाम से कंफर्म है। इसके बारे में जो विशेषताएं हैं इसकी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ओवन ड्राइंग मेथड के बारे में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। क्या है, एक्यूरेट मेथड है। ये पहला पॉइंट हो गया इसके बारे में। ये अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है कि वाटर कंटेंट ज्ञात करने का सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है। तो इसमें आपको ओवन ड्राइंग मेथड दे देगा, सैंड बाथ मेथड दे देगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड दे देगा तथा पिग्नोमीटर मेथड दे देगा। तो यहां से आप ये चूज कर सकते हैं, ओवन ड्राइंग मेथड सबसे एक्यूरेट है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए ओवन ड्राइंग मेथड में हम करते क्या है, इसमें एक क्या होता है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन होती है, जिसमें क्या होता है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल मतलब कि उसके अंदर या बाहर मतलब थर्मल का आदान प्रदान नहीं होता, यानी कि इसके अंदर जो है तापमान को एक निश्चित तापमान पे बनाए रखा जा सकता है। तो इसमें हम ओवन ड्राइंग मेथड में करते क्या है, हमारे पास एक कटोरी होती है जिसको कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर में हम सॉइल लेते हैं, जो कि हम कहां से लाते हैं, फील्ड से लाते हैं। वो सॉइल लेके उसमें हम रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उसका तापमान जो है फिक्स कर देते हैं, कितना, नॉर्मली 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ये क्या है, नॉर्मल सॉइल के लिए है। लेकिन कुछ सॉइल के लिए अलग भी होता है। जैसे अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल के लिए देखें, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए देखें तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो हम इसका टेम्परेचर रखते हैं वो कितना रखते हैं, 60 डिग्री मैक्सिमम, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉइल में। तो अगर इससे ज्यादा इसका टेम्परेचर रख देंगे तो ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है, वो क्रिया करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 60 डिग्री रखते हैं। और इसके अलावा कुछ सॉइल होती हैं जो को जिप्सम युक्त होती हैं, यानी कि सॉइल कंटेनिंग जिप्सम, सॉइल कंटेनिंग जिप्सम। तो इसके लिए हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो टेम्परेचर हमारा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 पॉइंट एकदम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रख लीजिएगा तथा इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर टेम्परेचर तो फिक्स हो गया। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो कितने समय के लिए रखते हैं। तो नॉर्मली तो हम इसको क्या है, इसमें ओवन में 24 आवर के लिए रखते हैं, 24 आवर के लिए। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हर सॉइल की 24 घंटे होती नहीं है। अगर हम देखें क्या जिप्सम युक्त मतलब सैंडी सॉइल की देखें, अगर हमारे पास कोई सैंडी सॉइल है तो वो मिनिमम 4 से 5 घंटे में ही अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेती है, यानी कि उसको 4 से 5 घंटे के बाद निकाल। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्लेई सॉइल है जिसमें क्ले मटेरियल ज्यादा है, तो इसे हम कितनी देर के लिए रखते हैं, 14 से 16 घंटों के लिए अगर रख देंगे ओवन में तो ये पूरा मतलब ड्राई हो जाएगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओवन ड्राइंग मेथड में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा ये जो कोड लिखा जाता है इसके लिए, ये IS 2720 पार्ट 2, ये इसका IS कोड है, IS 2720 पार्ट 2 ओवन ड्राइंग मेथड का। तो इसे आप लोग याद रखे रहिएगा। बाकी इसके अलावा कुछ और इसको ज्ञात कैसे करते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। अब हम ओवन ड्राइंग मेथड से पढ़ेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं हमारा वाटर कंटेंट। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर होता है, कंटेनर को ले जाकर ओवन में रख देते हैं। वो टेम्परेचर हमने आपको बता दिया कितना टाइम के लिए, मिनिमम 24 घंटे के लिए रखा जाता है नॉर्मली। तो 24 घंटे के लिए रख देंगे। तब हम
जब कंटेनर लिए हैं, कंटेनर का मान लीजिए वेट कितना है, W1 हो गया कंटेनर का वेट, कंटेनर। और इसके अलावा कंटेनर में जब हम सॉइल फिल कर देते हैं तो हमारा W2 हो जाता है किसका, कंटेनर प्लस सॉइल का वेट, कंटेनर प्लस सॉइल का वेट हमारा W2 हो गया। अब हम जब ओवन में सुखा देते हैं, ओवन में सुखाने के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, उसमें का जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, बचता क्या है, केवल कंटेनर और ड्राई सॉइल हमारी बचती है। तो उसको हम माप लेते हैं और उसको लिखते हैं W3। तो उसमें क्या होता है, कंटेनर होता है प्लस हमारी सॉइल जो होती है वो ड्राई सॉइल होती है। यहाँ पर क्या थी, नॉर्मल सॉइल यानी कि वेटेड सॉइल थी। तो ये हमारे पास आ गया W1, W2, W3। अब इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं। तो वाटर कंटेंट का फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है, WW/WS होता है। तो हमें WW कहां से मिल जाएगा, यहाँ पर W2 में हमारा क्या था, कंटेनर और सॉइल तथा वाटर भी था, लेकिन W3 में हमारे पास क्या है, कंटेनर तथा ड्राई सॉइल का वेट है, जबकि इसमें जो वाटर था वो निकल गया है। तो अगर हम W2 में से W3 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा वेट ऑफ वाटर, ये W2 है। W2 में से W3 घटा दिए तो हमें वेट ऑफ वाटर मिलेगा। हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल कौन सी सॉइल, ड्राई सॉइल चाहिए। ड्राई सॉइल का वेट कितना है, तो हम क्या करेंगे, W3 में से अगर हम W1 घटा देंगे तो W3 में क्या है, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल है, और W1 में क्या, केवल कंटेनर है। तो हम क्या कर देंगे, W3 माइनस W1। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर इसको हम परसेंटेज में दर्शाना चाहते हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज में आ गया। तो यहां से W का फार्मूला हमें निकल के आ गया क्या, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 क्रॉस 100। तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया हमारा वाटर कंटेंट ज्ञात करने का, किसके मेथड से, ओवन ड्राइंग मेथड से। अब हम पढ़ते हैं सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो है वो मेनली क्या होता है, वो फील्ड में यूज किया जाता है। अब इससे कुछ ज्यादा पूछता नहीं है एग्जाम में, बस पूछता है सैंड बाथ मेथड कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, इसका प्रयोग जो है यूज्ड इन फील्ड, ये फील्ड मेथड है। और इसमें क्या है, जो वाटर कंटेंट ज्ञात करने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, लगभग 32, ये पॉइंट 1 हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या जो आता है वो क्या, 30 to 60 मिनट लगता है इससे वाटर कंटेंट ज्ञात करने में। और अगर हम केवल फील्ड का देखें, टोटल अगर ना लें, तो केवल फील्ड मेथड में ये क्या है, सबसे कम समय में हमें वाटर कंटेंट ज्ञात करके देता है। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट टाइम प्रोसेस है। और इसके अलावा इसका जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि लेस एक्यूरेट होता है, ये लेस एक्यूरेट मेथड होता है। तो इतनी बातें हो गई किसके बारे में, सैंड बाथ मेथड के बारे में। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, सैंड बाथ मेथड के बारे में, यानी कि शॉर्ट टाइम, यानी कि ये फास्टर मेथड होता है कहाँ के लिए, फील्ड टेस्ट के लिए। जबकि हमारा जो, अगर हम पूरा लेबोरेटरी टेस्ट में देखें तो उसके बाद हमारा आता क्या, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसको अभी हम आगे बताएंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में। तो ये फील्ड क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है, फास्टर होता है। और चौथा पॉइंट जो इसमें आता है वो क्या है, ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर, नॉट एप्रोप्रिएट फॉर किसके लिए, कैल्शियम मतलब जिप्सम युक्त सॉइल के लिए या ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। फॉर जिप्सम युक्त सॉइल, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल, या और किस सॉइल के लिए, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए। इसको आप, ये सब जितने मैं पॉइंट लिखाते जा रहा हूं इसको आप नोट करते चलिए। ये जिप्सम युक्त और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं होता, हम क्या करते हैं, सैंड बाथ मेथड। इसका जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या करते हैं, सैंड बाथ मतलब एक भट्टी होती है जिसमें हम बस सॉइल को डाल देते हैं, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा टेम्परेचर पर कंट्रोल नहीं होता, टेम्परेचर कितना भी अधिक बढ़ सकता है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे कंट्रोल टेम्परेचर पे इन सब सॉइल का टेस्ट किया जाता है। अगर ये मतलब इसमें करेंगे तो इस सॉइल की अपनी जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको खो देंगे, इसलिए इन सब सॉइल के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा मेथड आता है वो क्या है, वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। हमारा तीसरा मेथड है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में सबसे जो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में,
वो क्या है कि अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले सबसे फास्टर मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट ज्ञात करने का, फास्टर मेथड, तो आप हमेशा लगाएंगे कैल्शियम कार्बाइड मेथड। लेकिन आपसे अगर पूछता फील्ड में कौन सा सबसे फास्ट है, तब आप जाके सैंड बाथ मेथड लगाएंगे। नहीं तो अगर पूछ लिया डायरेक्टली तो आप कैल्शियम कार्बाइड मेथड लगाएंगे। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड फास्टर होता है तथा इसमें भी ये भी जो है उन दोनों सॉइल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। किसके लिए, ऑर्गेनिक सॉइल और हमारी दूसरी कौन सी आ गई, जिप्सम कंटेनिंग सॉइल, जिप्सम युक्त और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। और तीसरा क्या, इसमें यूज हम किसका करते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं, CaC2 का। कैल्शियम कार्बाइड का को मिलाकर हम एक मतलब बंद कंटेनर में रख देते हैं, उसमें एक गैस निकलती है, उसका क्या नाम देते हैं, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस वहां से रिलीज होती है। तो इस गैस के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू पता करते हैं सैंड बाथ मेथड में, सॉरी कैल्शियम कार्बाइड मेथड में। इसमें क्या होता है, हमें जब एसिटिलीन गैस रिलीज होती है तो इसमें कंटेनर में हम एक प्रेशर गेज लगाए होते हैं। प्रेशर गेज हमें क्या बताता है, W'। तो W' को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं इफेक्टिव वाटर कंटेंट के नाम से। तो W' और W में हमने आपको रिलेशन बताया था। जब आपको W' मिल जाएगा तो W आप निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, W जो है यानी कि वाटर कंटेंट है, यह क्या है, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का था। तो बदमाश टाइप के लड़के के संपर्क में जब ये आता है, अच्छा लड़का था, तो ये भी इसमें क्या था, थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती थी। इसमें रिलेशन क्या हमने बताया था, W = W'/1 - W'। तो ये रिलेशन था। यहां से जब आपको W' मिल जाएगा तो उससे आप W निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में। अब बाकी इसके बाद हमारा आता है चौथा क्या, एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड में कुछ खास नहीं है। एल्कोहल मेथड के बारे में बस आप इतना याद रखिएगा कि एल्कोहल मेथड में जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, वो मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। इसका मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं, हम मेथिलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं। और इसके अलावा ये भी जो है एल्कोहल मेथड, ये भी जिप्सम युक्त और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है, जिप्सम युक्त और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इतना बस याद रखिएगा, इसके अलावा और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है पिक्नोमीटर मेथड। अब पिक्नोमीटर मेथड में आपसे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, पिक्नोमीटर मेथड जो है ये भी सबसे फास्ट है। कौन सा, हमारा 5वां है। तो 5वां हमारे पास है पिक्नोमीटर मेथड। ये भी क्या है कि ये फास्टर तो है, लेकिन पहली बात ये एक्यूरेट नहीं है, नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। और इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है कि इसमें G का मान, यानी कि G क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्यूरेटली ज्ञात होना चाहिए, तभी आप इस मेथड का यूज कर पाएंगे। क्या निकालने के लिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए। अदरवाइज आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। मीटर मेथड में एक हम बॉटल का यूज करते हैं, उस बॉटल का जो मतलब वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, 900 ml होता है। तो इसे आप याद रखिए रहिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। इसमें जो जो पॉइंट आते हैं एग्जाम में मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला आता है ये फास्टर है, फास्टर कभी आता नहीं है, ये जल्दी एग्जाम में नहीं आता है। ये आता है नॉट एक्यूरेट मेथड है, ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। और दूसरी चीज क्या आता है, इसमें जो है G का मान ज्ञात होना चाहिए। इसको आप याद रख रहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, G का मान ज्ञात होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लेता है जो पिग्नोमीटर होता है, पिग्नोमीटर मेथड में जो बॉटल का यूज करते हैं, जिसको हम पिग्नोमीटर ही बोलते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 900 ml होता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं पिग्नोमीटर मेथड का प्रोसीजर क्या होता है। इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर आपको 4 डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये मान लीजिए पहला डायग्राम किसका है, इसमें मान लीजिए हमारे पास एक पिग्नोमीटर है, जिसमें ऊपर मान लीजिए जो भी मतलब कैप वैप लगे हैं वो सब लगा के, तो जिसका वेट आता है वो W1 मान लीजिए। इसके बाद दूसरा क्या आता है, इसमें हम जो फील्ड से सॉइल लाए हैं, सॉइल को इसमें फिल कर देते हैं। तो इसमें सॉइल और पिग्नोमीटर का दोनों का वेट आता है, तो दोनों मिला के W2 हो जाता है। अब इसके बाद तीसरा काम हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने सॉइल फिल कर दिया है। अब तीसरा काम इसमें जो होता है,
वो होता है कि इसमें अब हम क्या, सॉइल तो यहाँ तक फिल है ही है, अब इसके अलावा इसमें हम पूरा जितना स्पेस अभी बचा है इसमें पूरा वाटर फिल कर देते हैं। ये हमारा इसका वेट ज्ञात कर लेते हैं, W3 हो जाता है। इसके बाद जो चौथी चीज आती है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो इसमें वाटर और ये सॉइल है इसको हम पूरा बाहर निकाल के इसको धोकर उसके बाद इसमें केवल और केवल वाटर फिल कर देते हैं। तो ये हमारा चौथा चीज हो जाता है, इसको हम W4 कर देते हैं। अब इन चारों चीजों की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, वाटर कंटेंट यानी कि W। तो इसका जो फार्मूला होता है W ज्ञात करने का वो कुछ इस प्रकार से होता है, वो होता है W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपान G, अब पूरे का -1। ये फार्मूला है क्या ज्ञात करने का, वाटर कंटेंट ज्ञात करने का। तो इसको आप लोग याद कर रहिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिग्नोमीटर मेथड से जो ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो क्या होता है। बस आपको ये अगर पता रहेगा W2 माइनस W1 अपान W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपान G माइनस 1, बस इतना आपको पता रहेगा तो आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। अब ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट ज्ञात करने का किसके द्वारा, पिग्नोमीटर मेथड के द्वारा। इसके बाद भी हमारे पास दो और मेथड और बच जाते हैं, उनका नाम है क्या, रेडिएशन मेथड और टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो ये कभी एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए हैं तो इसलिए मैं इनको बता नहीं रहा हूं। तो अब हम चलते हैं क्या ज्ञात करने के लिए। अब ये हमारी पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई वाटर कंटेंट। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के कितने मेथड होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के भी हमारे पास कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं। पहला 50 ml डेंसिटी बॉटल मेथड, दूसरा है 500 ml फ्लास्क मेथड और तीसरा है पिग्नोमीटर मेथड। इसमें से जो हमारा पहला होता है 50 ml डेंसिटी बॉटल मेथड, तो ये क्या होती है, ये सबसे एक्यूरेट होती है तथा स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मेथड है। और इसके अलावा 50 ml डेंसिटी बॉटल जो है वो हर टाइप के सॉइल में यूज की जा सकती है। तो 2 पॉइंट इसमें बन जाते हैं, पहला क्या, सबसे एक्यूरेट मेथड है और दूसरा क्या है, ये ऑल टाइप के सॉइल में प्रयोग होती है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारा किसके लिए, 50 ml डेंसिटी बॉटल के लिए। और इसके बाद जो हमारा दूसरे और तीसरे आते हैं यानी कि 500 ml फ्लास्क और पिग्नोमीटर मेथड, इनके बारे में क्या कहा जाता है, ये क्या होता है, केवल सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त हैं। और ये अक्सर पूछ लिया जाता है पिग्नोमीटर मेथड किस प्रकार की सॉइल के लिए उपयुक्त है, तो आप हमेशा लगा के आएंगे कि सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त है। ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको नोट करके रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है, इसके द्वारा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो तीनों बॉटल हैं, तीनों प्रकार के मेथड है, तो ये तीनों का प्रोसीजर सेम होता है। सेम प्रोसीजर होता है, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास जैसे हमने क्या लिया था अभी वाटर कंटेंट में, जब हम पिग्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट ज्ञात कर रहे थे तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमने फिगर बना दिया है। सबसे पहला क्या होता है, बॉटल ले लेते हैं, बॉटल में कैप वैप लगा देते हैं बढ़िया से, उसके बाद उसका वेट ज्ञात कर लेते हैं, उसको W1 मान लेते हैं। इसके बाद बॉटल में हम क्या है, ड्राई सॉइल डालते हैं। इसमें मतलब वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम पिग्नोमीटर से ज्ञात कर रहे थे, इन दोनों में अंतर सिर्फ एक है कि जब हम वाटर कंटेंट ज्ञात कर रहे थे उस समय क्या हम ड्राई सॉइल नहीं डाल रहे थे, उस समय हम वेट सॉइल का प्रयोग कर रहे थे। इस बॉटल में वेट सॉइल भर रहे थे, यानी कि जो सॉइल हमने फील्ड से लाया था, जबकि यहाँ पर हम ड्राई सॉइल डालेंगे, इसको ओवन में सुखाकर तब इसमें भरेंगे। तो बॉटल में ड्राई सॉइल फिल कर दी, उसके बाद जो वेट आता है वो W2 हो जाता है। इसके बाद इस ड्राई सॉइल यहाँ तक तो है ही है, इसमें हम पूरे बॉटल में पानी भर देते हैं, जितना भी स्पेस हमारा बचा हुआ था उसमें पूरा पानी भर गया। तो बॉटल प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर का वेट हम W3 ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद चौथी कंडीशन क्या है, बॉटल को पूरा खाली करके उसमें पूरा हम पानी भर दिए। पानी भरने के बाद बॉटल और वाटर का जो वेट है वो W4 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता किसका किसका रेशियो है, गामा एस और गामा W, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का और यूनिट वेट ऑफ वाटर का। अब यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, WS/VS होता है, जबकि गामा W होता है WW/VW।
अब हम देखिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, अब हमें क्या क्या चाहिए चीजें। अच्छा मान लीजिए अगर हम इनका वॉल्यूम सेम कर दें, मतलब जितना हमें वाटर, यहाँ जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है उतना हम क्या ले ले, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हमारे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारा क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस अपान डब्ल्यू डब्ल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। अब हमें इन्हीं दोनों का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए डब्ल्यू एस हम कहां से ज्ञात कर लेंगे, हमारे पास ड्राई सॉइल है प्लस बॉटल का वेट हमारे पास W2 है, जबकि W1 में क्या है, केवल बॉटल का वेट है। अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास ड्राई सॉइल का वेट पता हो जाएगा। तो यहां से हमने आपको दिखा दिया है W2 माइनस W1 इक्वल टू WS। तो W2 माइनस W1 इक्वल टू WS मतलब ये हमारे पता हो गया। बाकी हमें पता करना क्या है, अब सिर्फ ये पता करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे पता करते हैं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पता हो गए हैं। अब हमें वेट ऑफ वाटर पता करना है। तो हमारे पास ये जो W3 है इसमें क्या है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ बॉटल तथा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, और W4 में क्या है, बॉटल और वाटर का वेट है। अगर हम W3 में से W4 को घटाते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। W3 में से हम W4 को घटा रहे हैं, पहली बात बॉटल का पूरा पूरा वेट घट जाएगा इसमें से, तो अब बचेगा क्या, ड्राई सॉइल और वाटर बचेगा। अब जो वाटर है, वाटर अगर हम यहां तक ले लें, इसके ऊपर का जो वेट है वो तो इसके वेट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इतनी सॉइल और इतना वाटर बच जाएगा हमारे पास। अब अगर इतनी सॉइल में से इतना वाटर घटाएंगे, मतलब W3 में से W4 करेंगे, तो ये जो है, ये सॉइल जो है इसके ऊपर ही वाटर है, इसमें इसके नीचे वाटर तो है नहीं, और जबकि इसमें इतना एक्स्ट्रा वाटर इसमें से हम घटा रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं W3 माइनस W4 क्या हो जाएगा, WS माइनस WW। और ये कितने आयतन के लिए होगा, ये इसी आयतन के लिए होगा, VW के लिए, जो कि VS के बराबर था। यानी कि VS और VW बराबर थे, तो इतने वॉल्यूम में, केवल इतने वॉल्यूम में जो हमारा वाटर है और इतने वॉल्यूम में जो सॉइल सॉलिड है उसके वेट में से ये वाटर का वेट घट जाएगा। तो W3 माइनस W4 हमारा कितना आ जाएगा, WS माइनस WW। अब आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से क्या चीज है। अब देखिए हमें क्या WW ज्ञात करना है। तो WW ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम WS में से ये पूरा घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, WS माइनस, यहां हम नीचे देखते हैं, अगर ये क्या है W2 माइनस W1 हमारा क्या हो जाता है, WS हो जाता है। इसमें से सॉरी, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। यहां से देखिए क्या है, W2 माइनस W1 में से अगर हम क्या घटा दें, W3 माइनस W4 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा क्या, W2 माइनस W1 क्या है, हमारा WS है। अब माइनस में क्या हो जाएगा, W3 माइनस W4 क्या है, WS माइनस WW, मतलब माइनस WS माइनस WW। तो इतना आ गया। इसको अगर हम सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास WS माइनस यहां से WS हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, WW। अब ये देखिए एक WS से दूसरा WS कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, WW। यानी कि हम कह सकते हैं W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 करेंगे तो हमारे पास WW आ जाता है। तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, G बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, G बराबर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 कोष्टक बंद माइनस W3 माइनस W4। तो यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया, इसका पूरा फार्मूला। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करेंगे, W2 माइनस W1 अपान W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो अब आप इसको याद कर सकते हैं आराम से कि W2 माइनस W1 ऊपर भी है और ये नीचे भी है। अब माइनस क्या करना है आपको, W3 माइनस W4 करना देना है, बस इतना चीज आपको याद होनी चाहिए। तो ये पूरी बात हो गई हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है तो हम आपको थोड़ा सा अलग से नॉलेज दे देते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की जनरल वैल्यू क्या होती है। अक्सर हम सॉइल में जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू जो देखते हैं वो लगभग 2.65 से लेकर 2.7 तक किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली इतना होती है।
हालांकि आपको याद करना नहीं है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। बाकी जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो उसमें दिया रहता है जी का मान 2.7 लीजिए, 2.65 लीजिए, नॉर्मली यही देता है, तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है, उसको हम एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। क्या? एक्टिविटी। एक्टिविटी को हम नॉर्मली एसी से डिनोट करते हैं। और एसी होता क्या है? एसी होता है आईपी अपॉन सी डब्ल्यू। अब आईपी और सी डब्ल्यू है क्या? आईपी हमारा हो जाता है क्या? आईपी जो होता है ये होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। और जो सी डब्ल्यू होता है, सी डब्ल्यू होता है किसी भी सॉइल में जो क्ले की परसेंटेज मात्रा होती है, वो भी किसके हिसाब से? वेट के आधार पर। तो यानी कि परसेंटेज वेट ऑफ क्ले, परसेंटेज वेट ऑफ क्ले को हम सी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी का ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। इसके अलावा 2-3 प्रकार की एक्टिविटी के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्टिविटी लिखें, एक्टिविटी, और यहाँ क्या? टाइप ऑफ सॉइल। तो एक्टिविटी जब हमारी 0.75 से कम होती है किसी भी सॉइल की, एक्टिविटी 0.75 से कम होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इनएक्टिव सॉइल। और जब हमारी एक्टिविटी कितनी होती है? 0.75 से 1.4 के बीच में होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मीडियम सॉइल। और यही जब एक्टिविटी हमारी किसी हो जाती है 1.4 से ज्यादा हो जाती है तो ये हमारी क्या हो जाती है? एक्टिव सॉइल कहलाती है। तो ये एक्टिविटी के आधार पर सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया, इनएक्टिव, नॉर्मल, और ये जो हमारी मीडियम, इसको मीडियम या नॉर्मल सॉइल बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा 2-3 और सॉइल होती है, क्या क्या नाम होता है उनका? एक होती है एक हमारी होती है केवलिनाइट। क्या होता है? केवलिनाइट। दूसरी होती है इनलाइट, और तीसरी होती है मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट को हमने आपको बताया था शुरुआत सॉइल का, जब हमने स्टार्टिंग किया था तभी हमने मोंट मोरिलोनाइट से आपका परिचय करवाया था। ये किस में पाई जाती थी? ब्लैक कार्टर सॉइल में पाई जाती थी। तो इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक्टिविटी इसकी कितनी होती है? केवलिनाइट की जो एक्टिविटी होती है कितना होती है? 0.4 से लेकर 0.4 से 0.5 तक होती है। इनलाइट की जो एक्टिविटी होती है कितना होती है? 0.5 से लेकर 1.0 तक। जबकि मोंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? 1 से लेकर 7 तक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्सर पूछा किसका जाता है? मोंट मोरिलोनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? तो 1 से 7 तक के बीच होती है। या पूछ लेता है इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो मोंट मोरिलोनाइट की होती है। तो आप इस पूरे पॉइंट को, इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। और इसके अलावा ये जो एक्टिविटी का टेबल है इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक्टिविटी के बाद हमारा क्या आता है? दूसरा, एक्टिविटी के बाद हमारे पास दूसरा जो आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी होती क्या है? तो देखिए सेंसिटिविटी क्या है, हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? हम लोग सॉइल पे कर रहे हैं। तो सॉइल को कभी खोदते हैं, कभी कहीं पर पाटते हैं, तो उसी पर डिपेंडेंट है हमारा सेंसिटिविटी। क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी को हम दिखाते किससे है? कैपिटल या स्मॉल टी से। टी इसके सफिक्स में होता है। तो सेंसिटिविटी जो होती है ये भी दो चीजों का रेशियो होती है। वो किसका किसका रेशियो होती है? मान लीजिए कोई हमारे पास किसी फील्ड में हम गए, तो यहाँ पर कोई सॉइल थी, उसका हम स्ट्रेंथ याद कर लेते हैं, यानी कि शियर स्ट्रेंथ। इसको हम इसको हम क्यू यू से दिखाते हैं, इसको क्यू यू से दिखाते हैं। मान लीजिए जब हम किसी फील्ड में गए हैं तो वहां पर एक नॉर्मल सॉइल होगी, उसकी हम क्या ज्ञात कर लिए? शियर स्ट्रेंथ ज्ञात कर लिए बिना उसको डिस्टर्ब किए। अब उसके बाद क्या होता है? उस सॉइल को हम खोद देते हैं, मतलब यहाँ से उबड़ खबड़ कर देते हैं, सॉइल को निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर सॉइल आ गई। अब क्या सॉइल आ गई हमारी? ये जो सॉइल आई है अपनी मतलब असली स्ट्रेंथ में नहीं है, ये लूज हो जाती है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? रिमोल्डेड स्टेट, यानी कि खोदने के बाद जो अवस्था आती है उसको रिमोल्डेड स्टेट बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ याद कर लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है? ये होती है अनरिमोल्डेड
रिमोल्डेड, और ये होती है रिमोल्डेड या डिस्टर्ब्ड सॉइल, डिस्टर्ब सॉइल। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारी कहलाती है सेंसिटिविटी। अब यहां पर हम क्या दिखाएंगे, सेंसिटिविटी अनडिस्टर्ब कंडीशन में, यानी कि क्यू यू अनडिस्टर्ब या अनरिमोल्डेड, अनडिस्टर्ब कंडीशन में, और इसके बाद क्यू यू डिस्टर्ब कंडीशन में या रिमोल्डेड कंडीशन में। तो क्यू यू अनडिस्टर्ब अपॉन क्यू यू डिस्टर्ब का जो रेशियो होता है उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अब सेंसिटिविटी के आधार पर भी हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहां देखिए, मान लीजिए सेंसिटिविटी को एक तरफ हम दिखाते हैं यस टी से, और दूसरी तरफ हम क्या दिखाते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल या सेंसिटिविटी किस प्रकार की है। तो जब हमारी सेंसिटिविटी क्या एस टी का मान 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसको हम कौन सी सॉइल का नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इनसेंसिटिव सॉइल। जब हमारी सॉइल 0 से 1 होती है तो इसको हम बोल देते हैं इनसेंसिटिव सॉइल। और जब हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है 1 से 2 तक होती है, 1 से 2 तक होती है, तो इसको हम लेस सेंसिटिव या वेरी लेस सेंसिटिव बोलते हैं। इसको हम बोल देते हैं वेरी लेस सेंसिटिव, सेंसिटिव। और इसके बाद जब हमारी सॉइल की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है 2 से 4 तक होती है, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल और लेस सेंसिटिव सॉइल बोलते हैं, नॉर्मल और लेस सेंसिटिव। और तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी 4 से जब हमारी 8 के बीच में होती है, तो इसको केवल सेंसिटिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, केवल सेंसिटिव। और हमारी सॉइल की सेंसिटिविटी जब 8 से 16 तक होती है, तो इसको हम बोल देते हैं वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। और जब यही सॉइल हमारी कितनी हो जाती है, सेंसिटिविटी इसकी 16 से अधिक हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, क्विक सेंसिटिव नाम देते हैं, क्विक सेंसिटिव। तो यहां से आप इसको बेस बना के याद कर सकते हैं। जो हमारी क्या है 4 से 8 वाली टर्म है, 4 से 8 में क्या होता है, हमारी सॉइल सेंसिटिव होती है। इसको आप अगर बेस बना लेंगे तो यहां से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो आती है हमारी वेरी सेंसिटिव, 8 से 16 तक वेरी सेंसिटिव हो जाता है, उसके बाद 16 के बाद जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्विक सेंसिटिव हो जाएगा। तो यहां से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां से आपको याद करने में आसानी होगी, यहां से याद कर लीजिएगा। इसके बाद 4 से 8 के ऊपर जब जाएंगे तो नॉर्मल सेंसिटिव या लेस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर जनरली पूछा क्या जाता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है आपसे कि 4 से 8 के बीच में जब हमारी सॉइल होती है किस प्रकार की सॉइल होती है, सेंसिटिव सॉइल होती है। इसके बाद ये मतलब ये तीनों जो है नीचे वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी हैं। तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट आता है वो क्या है, थिक्सोट्रॉपी। अब जिस प्रकार से हमने आपको सेंसिटिविटी का शियर स्ट्रेंथ बताई, तो उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है हमारा क्या, थिक्सोट्रॉपी। अब थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है, थिक्सोट्रॉपी में भी हम सॉइल को खोदेंगे और उसके बाद फिर अपनी वो शियर मतलब स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो थिक्सोट्रॉपी में होता क्या है मेनली, क्या, थिक्सोट्रॉपी, थिक्सोट्रॉपी। अब देखिए थिक्सोट्रॉपी होती क्या है। थिक्सोट्रॉपी में हम क्या करते हैं, कोई सॉइल है, नॉर्मल सॉइल है, इसको हम जाके मतलब खोद देंगे, उसको मतलब गड्ढा करके यहाँ से निकाल लेंगे। अब निकाल के क्या करें हम, यहाँ पे मतलब इसके बगल में, यहाँ से निकाल के इसके बगल में इसको जमा कर दीजिए। अब जमा करने के बाद होगा क्या, या तो यहाँ जमा कर दीजिए या मान लीजिए यहीं पर आप खोद के छोड़ दीजिए। जैसे बहुत से मतलब लोग होते हैं गाँव में या यहाँ भी, अगर आप कहीं ग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा बहुत फिटनेस में ध्यान देते हैं, तो लोग क्या जाते हैं, कूड़ी कूदने जाते हैं। कूड़ी का नाम आप सुने होंगे, जो दौड़ के जाते हैं, कूदते हैं। तो जहां पर कूदते हैं वहां पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे सॉइल को खोद देते हैं ताकि वहां पर गिरने पर लगे ना। तो आप खोद दिए, मान लीजिए आप खोद के चले आए, उसके बाद कुछ दिन बाद पानी बरसता है, तो पानी बरसने के बाद आप क्या करते हैं, वहां पर जाना छोड़ देते हैं। तो सॉइल क्या होती है, धीरे धीरे अपनी जिस स्ट्रेंथ में थी, जिस प्रारंभिक अवस्था में थी, वही अवस्था फिर से गेन करने की कोशिश करती है, अपनी शेयर स्ट्रेंथ फिर से बढ़ाने की कोशिश करती है। तो जब आपने खोदा था इस सॉइल को, इस समय इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी,
उसके बाद टाइम के साथ साथ ये अपनी उसी अवस्था को अचीव करने की कोशिश करती है जिसमें वो पहले से थी, खोदने से पहले। तो इसी प्रॉपर्टी को सॉइल की क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी यही है, इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि इस प्रकार से कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, द फिनोमिना ऑफ सॉइल, द फिनोमिना ऑफ क्या, फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ सॉइल losing or gaining its shear strength with time without change in किसमें चेंज नहीं होगा, इसके वॉल्यूम में और वाटर कंटेंट में, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम एंड वाटर कंटेंट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, थिक्सोट्रॉपी। तो ये परिभाषा आप याद किए रहिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। मान लीजिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई नॉर्मल व्यक्ति आपसे पूछ लेता है थिक्सोट्रॉपी होती क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि मतलब कोई भी सॉइल का हुआ फिनोमिना जिसके कारण से वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या होता है, लूज तथा गेन करती है, वो भी किस कंडीशन में, जब उसका वॉल्यूम और मतलब वाटर कंटेंट चेंज ना हो रहा हो, उस कंडीशन में टाइम के साथ साथ इसकी जो मतलब अपनी स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी होती है, फिनोमिना होता है, वही क्या कहलाती है, थिक्सोट्रॉपी कहलाती है। अब इतनी सी चीज थी थिक्सोट्रॉपी में, इसका एक ग्राफ भी बनता है थिक्सोट्रॉपी और मतलब टाइम और शियर स्ट्रेंथ के बीच में। अब होता क्या, मान लीजिए यहाँ पर हम अगर एक्स एक्सिस पे क्या दिखा देते हैं, यहाँ पर अगर हम टाइम दिखा देते हैं, टाइम ये हो गया टी, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा देते हैं, क्यू यू, इसको शियर स्ट्रेंथ दिखा देते हैं। तो होता क्या, मान लीजिए हमारी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ थी सॉइल की QU1, इसको हम क्या करते हैं, इसको रिमोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कुछ दिनों से यहाँ पर सॉइल थी, मान लीजिए एक दिन से दूसरे दिन तक, मतलब एक दिन से दूसरे दिन तक क्या, जीरो से मान लीजिए 0 से 2 दिनों तक हमारे पास सॉइल थी, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर इतनी बरकरार थी। उसके बाद दूसरे दिन हम जाते हैं यहाँ पर और क्या करते हैं, फावड़ा लेकर इसको खोद देते हैं, तो इसकी शियर स्ट्रेंथ डायरेक्ट गिर जाती है, कितनी आ जाती है, QU2। तो इसकी शियर स्ट्रेंथ QU2 हो जाती है। अब ये क्या करेगी, अब ये फिर से इस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करेगी। अब क्या होगा, एक दिन में तो गेन करने लगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गेन करते करते करने की कोशिश करेगी, कुछ इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 4-5 दिन, 10 दिन, मान लीजिए अब 2 दिन था, यहाँ पर 8 दिन होगा, मान लीजिए 6 दिनों में अपनी मतलब पूरी जो स्ट्रेंथ थी उसको गेन कर लेती है। तो इसमें ग्राफ क्या बनेगा, धीरे धीरे ये गेन कर रही है, तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाता है। होता क्या, लास्ट में जाके थोड़ा सा स्लो हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ गेनिंग कैपेसिटी, तो इसीलिए हल्का सा कर्व बन जाता है। उसके बाद मान लीजिए फिर से आप इसको उसी खोद देते हैं सॉइल को, तो फिर इसकी स्ट्रेंथ क्या आती, अचानक से फिर से गिर जाती है। अब फिर से गिर जाएगी तो फिर से आप मतलब अपनी स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये ग्राफ बनता है हमारी शियर स्ट्रेंथ और टाइम के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई मतलब क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको अगले क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद।